एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं के क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला था क्वेश्चन 240, तो इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए, गुणनखंड करने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि संख्या सम है या विषम है। अगर संख्या सम है तो हम उसकी स्टार्टिंग उसे डिवाइड करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अगर विषम है तो सबसे पहले हम उसे 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर शेषफल हमारा शून्य आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो फिर हम उस संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे। अगर तब भी शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो हम उस संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से भी नहीं आ रहा है तो प्रत्येक विषम संख्याओं से हम उस संख्या को डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन अगर संख्या सम है तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर हमें 2 से डिवाइड करने पर 0 मिलेगा। तो देखिए ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। अभी भी संख्या सम है तो वापस हम 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 0। वापस से इसके लास्ट में 0 है तो कैसी संख्या, ये सम है, तो फिर से हम इसे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज। फिर से संख्या सम है तो फिर 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखिए ये संख्या कैसी आ गई हमारी, ये विषम संख्या आ गई। तो विषम संख्या की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 के टेबल में 15 आता है तो ये 3 से कट जाएगा कम्प्लीटली, 3 5 जा 15। अब ये 5 है, 5 3 की कैसी संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन ये 3 से नहीं होगा, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 3 से करनी है। लेकिन 3 से इसे डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर मिल रहा है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे, फिर 5 से। 5 1 जा 5, तो ये 5 से कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब हमें ये दर्शाना था गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में कैसे दर्शाएंगे, देखिए संख्या क्या थी हमारी, 240। अब 240 के जितने भी गुणनखंड आए हैं इन्हें सबको ऐसे लिख लीजिए, गुणनफल हमारा इस तरीके से हम इन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो कितनी बार 2 है, 4 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2, फिर है 3 × 5। देखिए इस तरीके से हम इन्हें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। अभी इसे करने का एक शॉर्टकट और है, देखिए आप इसे कैसे लिख सकते हैं, कितने टाइम से ये 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई 3 तो और टाइम्स नहीं है, 3 तो 1 टाइम ही है, तो 3 को हमने एज इट इज रखा। फिर 5 भी 1 टाइम है तो 5 को भी ऐसे ही रख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है, 195। दूसरी संख्या 195 कैसी संख्या है, ये सम है या विषम है, ये संख्या है विषम। तो विषम संख्या को हम कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से करके देखेंगे। अगर ये 3 से कम्प्लीटली कट जाता है तो 3 से ठीक है, फिर 3 से करेंगे। अगर 3 से हमारा डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है तो फिर हम 5 पर जाएंगे। फिर 5 से भी अगर बच जाता है तो फिर हम, और देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस संख्या के लास्ट में 5 और 0 हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 5 से ना डिवाइड हो, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्टली इसे 5 से भी करके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 5 से करके कितना आ जाएगा। अगर आप 3 से भी नहीं करना, 3 से भी कट सकता है। अगर नहीं कटा तो जिस संख्या के लास्ट में 5 है तो आप डायरेक्टली उससे सबसे पहले 5 से करके देख लीजिए, ईजी हो जाता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, कितना बचेगा, 9 में से 5 गए 4, 5 9 45। तो इस तरीके से हमारा शेषफल ये हमने निकाल लिया आंसर इसका। अब 39 किसके टेबल से होगा, अब देखिए 39 भी एक विषम संख्या है, किससे करेंगे स्टार्टिंग, 3 से करेंगे। कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 किससे होगा, 13 के टेबल से, क्योंकि 13 किसी से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है, वो 3 के टेबल से होगा। तो इस तरीके से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या करना था, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो कैसे करेंगे, देखिए संख्या थी हमारी 195, कैसे लिख देंगे इसे, कितने गुणनखंड आए इसके, 5 × 3 × 13। तो इस तरीके से देखिए इसमें 2 टाइम्स कोई भी नहीं संख्या आ रही है, हम पावर के रूप में नहीं लिख सकते, तो यही इसका सिंपली इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप गुणनखंड कर लेंगे। अब इस संख्या को भी आपको खुद से डिवाइड करना है और इसके गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। देखिए ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले इसे 2 से करेंगे, फिर उसी तरीके से जैसे मैंने अभी ये प्रोसीजर करके दिखाया आपको, इस संख्या को भी आप इसी तरीके से करेंगे। ऐसे 156 भी कर लेंगे आप ये सभी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। इसी तरीके से ये तीनों भी आपको खुद से करने हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मैसेपय और LCM लैसेपय ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। देखिए इस बार हमें क्या करना है, HCF और LCM तो निकालना ही है, साथ ही साथ हमें उसकी जांच भी करनी है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। अब आंसर कैसे चेक करेंगे, देखिए ये जो संख्याएं दे रखी है इनकी आपस में गुना करेंगे, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। फॉर्मूला मैंने आपको परिचय वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास 140 और 154, तो इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके इसमें रखेंगे और इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF भी निकालेंगे और उनकी मल्टीप्लाई आपस में रख के इसमें फॉर्मूले में रख देंगे। अगर हमारा आंसर ये दोनों बराबर आ जाता है जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है, यानी कि इस तरीके से हम इसकी उत्तर की जांच कर लेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसके LCM निकालेंगे, तो 140 का LCM क्या हो जाएगा, LCM और HCF दोनों ही निकालना है। देखिए जब भी कोई संख्या है हमें दोनों चीज़ क्वेश्चन में दे रखी हो तो आप इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि संख्याओं को अलग अलग लेकर गुणनखंड करेंगे। लेकिन अगर कोई किसी क्वेश्चन में LCM पूछ रखा हो तो आप दोनों संख्याओं को एक साथ लिखकर भी उनके गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों चीज़ें पूछ रखी हो तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप अलग अलग इनके गुणनखंड करो और फिर उससे हम दोनों चीज़ें निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 140 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो हम इसे 2 से करेंगे, ठीक है। वापस से ये सम संख्या है, 2 से करेंगे, ठीक है। अब ये संख्या कैसी आ गई, ये विषम संख्या है, तो हम इसे किससे करेंगे, पहले 3 से देखेंगे। 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, मतलब 0 नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम किससे करेंगे, इसे 5 से करेंगे। कितना आ जाएगा, 5 से 35, 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमने 140 के गुणनखंड कर लिए। फिर दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 154। 154 के गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से करेंगे। 2 सती 14, 2 सती 14। अब ये किससे हो जाएगा, ये 3 से तो ये कम्प्लीटली नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि कैसी विषम संख्या है, 5 से भी नहीं होगा। ये 7 से हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। इस तरीके से इसके गुणनखंड कर लिया। अब 11 भी खुद के ही टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, अदरवाइज हम किसी से भी करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कोई ना कोई संख्या ज़रूर बचेगी। तो इस तरीके से हमने अलग अलग गुणनखंड कर लिए। अब ये तो गुणनखंड कर लिया, हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF कैसे निकालते हैं हम, जब हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं। देखिए सबसे पहले 140 जो है, 140 की संख्याएं क्या क्या आई गुणनखंड में, 2 टाइम्स तो 2 है और 1 टाइम 5 है और 1 टाइम ही 7 है। उसके बाद दूसरी संख्या थी 154। 154 के क्या क्या गुणनखंड है, 2 × 7 × 11। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में हमारी क्या क्या उभयनिष्ठ संख्या आ रही है। HCF के लिए हम क्या देखते हैं, दोनों संख्याओं में क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, उसके हम गुना आपस में कर देते हैं। देखिए क्या इसमें क्या सिमिलर आ रहा है, 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब और कोई संख्या तो उभयनिष्ठ नहीं है, देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास, 7। फिर 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इस तरीके से अब हम इन दोनों के आपस में गुना कर देंगे तो हमारे पास HCF निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। अब दूसरा है LCM। LCM जब हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं, आपने LCM को एक साथ गुणनखंड करके निकाल रखा होगा, अलग अलग जब हम गुणनखंड करते हैं तो कैसे LCM निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए दोनों संख्याओं में, ये पहली संख्या क्या है, 2। अब हम 2 देख लेंगे कि 2 हाईएस्ट टाइम्स कौन सी संख्या में आ रहा है। तो देखिए हाईएस्ट टाइम इसमें 2 टाइम्स आ रहा है और इसमें 1 टाइम, तो हाईएस्ट टाइम इसमें आ रहा है और जितने टाइम्स आ रहा होता है उतने टाइम्स हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो हम इसे 2 टाइम्स लिख देंगे। उसके बाद 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हाईएस्ट टाइम तो इसी में ही हुआ। कितने टाइम्स हो, 1 टाइम, तो इसे 1 टाइम लिख दिया। फिर दूसरी संख्या है 7 इसमें भी 1 टाइम है और इसमें भी 1 टाइम है, तो इसका हाईएस्ट टाइम कितने टाइम्स हो, 1 टाइम, तो हमें एक बार ही 7 को लिख देंगे। फिर 11 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका हाईएस्ट टाइम इसी में ही आ रहा है, तो हाईएस्ट टाइम एक ही बार हुआ, तो इसकी मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा LCM निकल जाएगा। तो देखिए कितना LCM आएगा हमारा, ये आ जाएगा 1540, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका LCM निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में कहा था कि इसकी जांच भी कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है या नहीं। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए
तो इसकी जांच यानी कि ये उत्तर सत्यापित हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं आए तो ये उत्तर हमारा गलत होगा। ठीक है, तो चलिए क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम इसे। फॉर्मूला क्या है हमारा, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में LCM। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अब देखिए संख्याएं क्या क्या है हमारी, 140 और 154। तो 140 की मल्टीप्लाई करेंगे 154 में, बराबर HCF की वैल्यू हमारी कितनी आई, 14। LCM की वैल्यू हमारी कितनी आई, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, LCM की वैल्यू है हमारी 1540। तो इस तरीके से हमारी LCM और HCF की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए क्या आंसर आएगा हमारे, इन दोनों को आपस में गुना करके 21560, इन दोनों के आपस में गुना करके क्या आंसर आएगा हमारा, 21560। तो देखिए दोनों का आंसर सेम है, दोनों यानी कि हमारे बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा उत्तर सही है, यानी कि जो हमने LCM और HCF निकाला है वो हमारा सही है। तो इस तरीके से हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके, और अगर हमें HCF और LCM निकालने हो तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो आई होप कि आप सभी को HCF और LCM निकालने अच्छे से आ गए होंगे और उनका जांच करना भी आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी विधि का यूज करना है, देखिए हमने HCF को निकालने की दो विधि पढ़ी थी, एक भाग विधि पढ़ी थी और एक गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको गुणनखंड विधि भी बताई है और भाग विधि भी बताई है। अभी आप यहाँ पर देखिए, चलिए हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 12, 18 और 24। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हम क्या करना है इसे गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए सबसे पहले वही HCF और LCM जैसे हमने अभी निकाला था, सिमिलर इसका भी HCF और LCM ऐसे ही हमें निकालना है। देखिए 12 है, 12 के गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, सम संख्या है 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, सम संख्या है वापस से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, कैसी संख्या है, विषम संख्या है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 से कम्प्लीटली हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारी है 18, कैसी संख्या है, सम संख्या है तो 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, कैसी संख्या है 9, विषम संख्या है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 3 जा 9, अभी फिर से 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है तो 3 1 जा 3। इस तरीके से हमने इसके निकाल लिए। फिर तीसरी संख्या हमारे पास है 24, 24 के गुणनखंड करेंगे, सम संख्या है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापस से सम संख्या है फिर से 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, सम संख्या है फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, अभी ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है तो हम इसकी 3 1 जा 3, 3 से करेंगे। ठीक है, 1 टाइम 3 से कट जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या निकालना था, HCF और LCM। तो ये जो हमने इस तरीके से गुणनखंड निकालते हैं ये कौन सी विधि कहलाती है, गुणनखंड विधि। अब इसका HCF कैसे निकालेंगे, देखिए HCF के लिए सबसे पहले देखिए पहली संख्या क्या थी हमारी 12 लिख लेंगे, उसके गुणनखंड क्या क्या है 2 × 2 × 3। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी क्या थी 18 के गुणनखंड क्या क्या है 2 × 3 × 3। उसके बाद तीसरी संख्या थी 24, उसके गुणनखंड क्या है 2 × 2 × 2 × 3। अब हमें इसमें क्या देखना है, HCF के लिए कॉमन संख्या जो मैंने अभी आपको बताया है, हमें तीनों में उभयनिष्ठ देखनी है। देखिए अब तक हमने 2 संख्याओं का निकाला था, लेकिन इस बार हमें 3 संख्याएं दे दी, तो 3 संख्याएं दे दी तो उभयनिष्ठ भी हम तीनों में देखेंगे। केवल 2 में अगर आ रही है संख्या तो वो मान्य नहीं होगी, हमें क्या करना है तीनों में देखना है कि क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। तो देखिए तीनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, तो एक उभयनिष्ठ ये हो गया। फिर दूसरी संख्या 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं बना सकते, हमें क्या चाहिए तीनों में उभयनिष्ठ चाहिए। फिर 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 भी उभयनिष्ठ है। तो इस तरीके से एक पेयर हमारा 3 का बन जाएगा। अब क्या और कोई संख्या आपको दिख रही है जिनके पेयर्स बन सकते हैं, नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा 2 × 3, कितना आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, अब HCF निकाल लिया। अब दूसरा हमें क्या पूछ रखा था LCM। ठीक है, LCM हमारा क्या आएगा,
एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो भी संख्या जब हम इस तरीके से गुणनखंड करते हैं, एलसीएम को मैं अभी आपको एक विधि और बता दूंगी, अगर आपको नहीं पता है आप तीनों को एक साथ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं अभी आपको बता दूंगी। देखिए क्या है एलसीएम, एलसीएम के लिए हाईएस्ट देखेंगे 2, हाईएस्ट टाइम्स किस में आ रहा है, इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें 1 टाइम, इसमें 3 टाइम्स, तो हाईएस्ट टाइम इसमें आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें इसे 2 जितने टाइम्स भी आ रहा है उतने टाइम्स हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 × 2 × 2। फिर दूसरी संख्या है 3, 3 हाईएस्ट टाइम देखिए, इसमें 1 है, इसमें 2 टाइम्स आ रहा है और इसमें 1 टाइम, तो इसमें 2 टाइम्स आ रहा है तो हम कितनी टाइम्स लिखेंगे इसे, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब इन सब की गुणन करके कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9 और 9 × 8 = 72, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल गया। आप एलसीएम एक तरीके से और निकाल सकते हो कि आप तीनों को एक साथ लेके, तीनों संख्याएं जितनी भी है 12, 18, 24, तो आप अलग अलग भी एक साथ भी निकाल सकते हैं इन्हें। देखिए कैसे, तीनों संख्याएं सम है तो तीनों को 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 2, ठीक है। अभी वापस से देखते हैं इसमें सम संख्या कौन कौन सी रही, ये वाली संख्या भी सम है और ये वाली संख्या भी सम है, तो ये दोनों भी 2 से हो जाएगी, 2 × 3 = 6, 9 नहीं हो सकता है 2 से तो 9 को एज इट इज लिख देंगे, 12 हो सकता है, 2 × 6 = 12, ठीक है। अब वापस से देखिए इन दोनों में ये दोनों संख्याएं भी सम है और ये सम है, तो क्या करेंगे, इसे 2 से कर देंगे और इन दोनों को एज इट इज हम लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6। अब ये तीनों संख्याएं विषम है तो विषम संख्याओं की स्टार्टिंग हम 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। अभी वापस से एक 3 हमारा बच रहा है तो इसे भी हम 3 से कर देंगे, कितना आ गया 1। तो इस तरीके से आप इसके एक साथ लेकर भी गुणनखंड कर सकते हैं। अभी देखिए ये संख्या सिमिलर है या नहीं, 2 3 टाइम्स था, इसमें भी 2 3 टाइम्स आ चुका है, इसमें 2 टाइम्स, वो 3 2 टाइम्स था तो 3 2 टाइम्स इसमें भी है। तो आप इस तरीके से इनके गुणनखंड एक साथ भी कर सकते हैं। और अगर आपको HCF बोल रखा है क्वेश्चन में तो आपको अलग अलग गुणनखंड ही करने पड़ेंगे, क्योंकि HCF हम एक साथ गुणनखंड करके नहीं निकाल सकते, HCF का हमें अलग अलग गुणनखंड ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि HCF ये 255, 867 = 51। देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट हमें दे रखी है ये वो संख्याएं हैं जिनका HCF कितना आया, 51। तो LCM 255, 867 ये सेम इन्हीं संख्याओं का LCM का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब हमारे पास संख्याएं भी हो, एक HCF की वैल्यू दे रखी हो और किसी भी LCM की, अगर इसमें LCM की वैल्यू दे रखी होती है, HCF की पूछ रखी होती है, तो भी हम उसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अभी इसमें हमारे से LCM का मान पूछ रखा है तो भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था वो, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, यही था। तो देखिए संख्याएं क्या है हमारे पास, 255 साथ में मल्टीप्लाई, क्योंकि गुणनफल का मतलब गुना करना। दूसरी संख्या क्या है, 867, ठीक है। अब देखिए दोनों का हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा। अब HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 51। LCM की वैल्यू हमें नहीं पता तो LCM हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमें इनका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमें LCM चाहिए। तो जो संख्या हमें निकालनी होती है उसे हमें अकेला छोड़ना पड़ता है, अगर वो ऊपर है, अगर नीचे है तो हम उसे इधर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए LCM वहाँ पर गुना में है तो LCM को हम वहाँ पर अकेला छोड़ेंगे, LCM के साथ कौन वहाँ पर गुना में है, जो भी उसके साथ गुना में होता है वो इधर बराबर के निशान के दूसरी तरफ आकर कहाँ चला जाता है, भाग में। तो ये आ जाएगा भाग में, और ऊपर क्या संख्या थी हमारे पास, 255 × 867, ठीक है। अब इनकी आपस में गुना करेंगे पहले और फिर हम उसे 51 से भाग देंगे। तो अब इसे सीधा करके भी आप लिख सकते हो। तो LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, 4335। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, इन दोनों की आपस में गुना करोगे और उसे 51 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4335। तो ये हमारा इसका आंसर है। देखिए ये वाला क्वेश्चन सिमिलर इसी क्वेश्चन की तरह है जैसे मैंने अभी आपको कराया है। तो ये क्वेश्चन आपको अभी खुद से करना पड़ेगा। अगर आप अभी कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं तो अभी एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए, आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। लैसे पे, LCM बोलते हैं लैसे पे को, कितना दे रखा है,
3168 और संख्याएं क्या दे रखी है हमें 132 और 288 और मैसे पे कितना हमें निकालना है, संख्याएं इन्हीं संख्याओं का मैसे पे निकालना है। तो संख्याएं सेम है दोनों की, लैसे पे की भी और मैसे पे की भी। लैसे पे हमें ये दे रखा है, मैसे पे आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे जैसे मैंने अभी किया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि क्या किसी प्राकृत संख्याएं n के लिए संख्या 12 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि 0 पर समाप्त होती है या नहीं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर उसमें 2 × 5 जैसे ये है 12, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे, n तो प्राकृत संख्या है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जब हम इस संख्या के गुणनखंड करेंगे, अगर इस संख्या के गुणनखंड में इन दोनों का पेयर बना, यानी कि 2 × 5 आया अगर इसके गुणनखंड करने में, तो इसका मतलब है कि वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, उसका अंत शून्य पर हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसमें नहीं आया इसके गुणनखंड करने पर, तो इसका अर्थ है कि ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 12 के गुणनखंड करके। 12 के गुणनखंड कितने आएंगे? 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। देखिए, इसके 12 के गुणनखंड क्या है? 2 × 2 × 3। तो अब मुझे आप बताइए कि क्या इसमें 2 × 5 का कोई पेयर है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरीके से वो करके दिखाना है और ये भी बताना है, क्योंकि ये भी आप लिख सकते हो, चूँकि इसमें 2 × 5 के पेयर्स नहीं बने हैं या फिर 2 × 5 नहीं दिया आ रहा है, तो n एक प्राकृतिक संख्या किसी भी मान के लिए 12 की पावर n का अंत शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या कीजिए कि 5 × 11 × 17 + 17 एक भाज्य संख्या क्यों है? देखिए, हमें बताना है भाज्य संख्या क्यों है। अगर ये पहले तो हमें ये बताना है कि अगर ये भाज्य हुई या नहीं, भाज्य है या नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले संख्या लिखिए 5 × 11 × 17 + 17। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, वैसे मैं इसमें भी बता देती हूँ। उदाहरण वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और परिचय वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो संख्या स्वयं 1 और अन्य किसी भी टेबल से विभाजित हो जाए पूर्णतः, मतलब शेषफल हमें क्या मिले? शून्य प्राप्त हो। अगर शेषफल कोई संख्या मिल रही है तो फिर वो भाज्य संख्या नहीं है। अगर शेषफल हमें शून्य मिल जाता है किसी अन्य टेबल से भी उस संख्या को डिवाइड करने पर, तो इसका अर्थ क्या है कि वो एक भाज्य संख्या है। वो स्वयं एक और अन्य किसी भी टेबल से, अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है या फिर विभाजित हो सकती है, तो वो भाज्य संख्या है। अगर नहीं होती है तो वो भाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये हमें संख्या दे रखी है। सबसे पहले इसमें से क्या देख लेंगे? कॉमन देख लेते हैं। इसमें कॉमन क्या रहा है? 17। तो 17 को बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये कंप्लीट एक संख्या है, प्लस इन दोनों को अलग कर रहा है, इधर भी 17 है, तो 17 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। 17 हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? 5 × 11। बीच में प्लस का निशान था, जब 17 बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा 1, ठीक है। अब 17 और इसके आपस में गुना करके कितना आ जाएगा? 55 + 51, ठीक है। तो अब देखिए 17, और जब आप इस संख्या के गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या संख्या मिलेगी? कर लेते हैं गुणनखंड 51 का। कैसी संख्या है ये? विषम संख्या है, तो किससे करेंगे इसे? 3 से करेंगे। तो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। अब 7 किससे हो जाएगा? 17 से, 17 से, 17 × 1 = 17। इस तरीके से हमारे इसके गुणनखंड निकल के कितने आए? 3 × 2 में 17। तो देखिए, संख्या स्वयं से तो हो ही रही है और अन्य 17 से भी हो सकती है और 3 से भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए। तो इसका अर्थ है कि यह स्वयं और अन्य टेबल से विभाजित हो सकती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। देखिए, इस तरीके से आप ये लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए क्यों ये संख्या एक भाज्य संख्या है। तो सेम उसी क्वेश्चन की तरीके से है। इसमें से आप क्या करेंगे? देखिए, ये कंप्लीट एक संख्या है और बीच में प्लस का निशान यहाँ पर है और ये इन दोनों को अलग कर रही है। तो आप क्या करेंगे? इसमें से 11 इसमें भी आ रहा है, इस संख्या में भी और इसमें भी है, तो आप 11 को बाहर निकाल लेंगे और बाकी सभी संख्याओं को ऐड करके उसका एलसीएम निकालेंगे। अगर उसमें संख्याएं स्वयं से और अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाती है तो वो आपकी भाज्य संख्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है मतलब। ठीक है, क्वेश्चन भी सिमिलर इन दोनों क्वेश्चन की तरह ही है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी 11 बाहर आ जाएगा, ये भी हमें भाज्य ही बतानी है, और इन दोनों इस वाले क्वेश्चन में 7 बाहर आ जाएगा। तो
तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर संख्या स्वयं 1 और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकती हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हों तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन हमेशा रहेगी कि आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो जब भी आपको इस तरह की कन्फ्यूजन रहे तो आप मेरी ये 3 चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिए कॉपी पर। अगर अभी आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे हैं तो लिखिए। चलिए, पहला पॉइंट, कोई काम कितने समय बाद साथ साथ होगा। फिर दूसरा पॉइंट कोई चीज़ कितने दूरी के बाद दोबारा साथ होगी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कोई चीज़ कितनी दूरी के बाद दोबारा साथ होगी या फिर वो दोबारा आपस में मिलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिखिए कि कोई लंबाई, दूरी या फिर संख्या जो सभी से पूरी तरह कट जाए या फिर पूरी तरह विभाज्य हो जाए तो भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चौथा है, अगर कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रखा हो तो भी हम एलसीएम निकालेंगे, या फिर न्यूनतम दूरी दे रखी हो तो भी हम एलसीएम निकालेंगे। फिर एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई संख्या सबसे बड़ी, मतलब किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी लंबाई, संख्या या फिर कोई भी माप आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या निकालोगे, उसमें एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसी में लिखिएगा, यदि किसी क्वेश्चन में समान साइज निकालना हो, यानी कि समान साइज हमें पूछ रखा हो, क्वेश्चन में बताना हो, समान माप बतानी हो, समान संख्या बतानी हो, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किसी चीज़ को समान हिस्सों में बांटना हो तो भी हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकती है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, सबसे लंबी छड़ निकालनी है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो अभी मैंने आपको नोट लिखवाया तो आप खुद से बताइए कि इसमें क्या निकालना है, बताइए। एचसीएफ, अगर आपने नोट किया होगा तो आपको पता लग गया होगा कि आपको इसमें क्या निकालना है, तो आपको इसमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं, इसमें पहले लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई लिख लेते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, हमें क्रम से कितनी दे रखी है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब देखिए, ये सभी कोई 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, हमने इस तरीके से तो एलसीएम निकालने नहीं सीखे, तो या तो हम क्या करें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे, 8 मीटर में कितने हो जाएंगे, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा, 800 सेंटीमीटर। तो कितने आ गए यहाँ पे, 800 में जब हम साथ में 50 सेंटीमीटर हमारे पास पहले से है तो 800 प्लस 50 कितना हो गया, 850 सेंटीमीटर। टोटल कितने सेंटीमीटर हमारी लंबाई आ गई, 850 सेंटीमीटर। ऐसे सिमिलर 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 600, और 25 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है तो कितना आ गया, 625 सेंटीमीटर। 4 मीटर पहले से है, सब इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 400 आ जाएगा, 75 क्वेश्चन में दे रखा है, तो 400 प्लस 75 कितना हो गया, 475 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में सबसे लंबी छड़ की, या फिर मैंने आपको अभी लिखवाया था पॉइंट में कि अगर हमारे से कोई भी सबसे लंबी छड़ की कोई भी लेंथ हमारे से पूछ रखी हो तो आप क्या निकालेंगे उसमें, एचसीएफ। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, अलग अलग गुणनखंड, 850 के अलग गुणनखंड करेंगे, 625 के अलग गुणनखंड करेंगे, 475 के अलग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए आंसर, देखिए 850 के लिख लेंगे हम, कितनी आई, 2 × 5 × 5 × 17। फिर दूसरी संख्या 2625 इक्वल्स टू कितने गुणनखंड है इसके, 5 × 5 × 5 × 5। तीसरी संख्या हमारी 475, उसके गुणनखंड क्या है, 5 × 5 × 19। अब हमें क्या करना है, कॉमन संख्या एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। देखिए 1 5 इसमें भी आ रहा है, ठीक है, 1 5 इसमें भी आ रहा है वापस से। अब देखिए और 5 उसमें नहीं है, ना इसमें है लेकिन उन दोनों में नहीं है। 17 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 19 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो बस उबेनिस्ट हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो हमारी संख्या कॉमन होती है। देखिए क्या आ जाएगा, 5 × में 5, ठीक है। एक 5 का पेयर ये बन रहा था, एक 5 का पेयर ये बन रहा था, तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा
25, तो आंसर हमारा कितना आया 25। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई आंसर में लिख देंगे आप, सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी आई 25 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 720 किलोमीटर है, 3 साइकिलिस्ट एक साथ प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक कोई वृत्ताकार मैदान है, उसकी परिधि कितनी है, देखिए परिधि क्या होती है, ये जो सर्कल है, देखिए सर्कल की ये जो लाइन होती है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि। ये लाइन क्या कहलाती है, जो सर्कल की ये लाइन होती है, ये क्या कहलाती है, परिधि। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 720 किलोमीटर है, 3 साइकिलिस्ट एक साथ प्रारंभ करते हैं। कोई 3 साइकिलिस्ट है, मतलब ये कोई साइकिल है, एक साइकिल ये हो गई और एक साइकिल ये हो गई। ठीक है, ये तीनों साइकिलिस्ट एक साथ प्रारंभ करते हैं इस साइकिल की इस परिधि को या फिर इस वृत्ताकार मैदान की सैर करने में एक साथ करते हैं। ठीक है, एक साथ प्रारंभ करते हैं तथा एक दिन में 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर मैदान के चारों ओर चलते हैं। ठीक है, इस मैदान के कैसे करते हैं, कोई 48 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर और कोई 72 किलोमीटर चक्कर लगाता है। तो वे दोबारा कब मिलेंगे, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये तीनों आपस में कब मिलेंगे, हमें ये बताना है, यानी कि किस समय मिलेंगे। तो हमसे इसमें क्या पूछ लिया, समय पूछ लिया, क्वेश्चन में हमसे समय पूछ लिया कि किस समय हमें वे तीनों आपस में मिलेंगे। तो देखिए दूरी कितनी होगी, इसकी कितनी लेंथ है, ये जो दूरी है इसी वृत्ताकार मैदान की वो दूरी कर रहे हैं। ठीक है, दूरी तय कर रहे हैं, तो कितनी होगी इसकी दूरी, तो दूरी की वैल्यू हमें कितनी दे दी क्वेश्चन में, 720 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि एक दिन में 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर मैदान के चारों ओर चलते हैं ये तीनों। ठीक है, कोई 48 चलता है, कोई 60 चलता है और कोई 72 चलता है। ठीक है, हमें पता है समय का फॉर्मूला, हमें समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, मैंने आपको अभी जो नोट लिखवाए थे अगर आपने वो लिखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है। वे दोबारा कब मिलेंगे, यानी कि उनमें आपस में मिलने की बात होगी। मैंने सबसे पहले एलसीएम में आपको यही पॉइंट लिखवाया था कि कोई काम कितने समय बाद होता है, कितने समय बाद साथ साथ होता है। ठीक है, तो इसमें साथ साथ की बात होगी कि वो कब आपस में मिलेंगे। तो वही फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोला था एलसीएम में, अगर आपने लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको इसमें एलसीएम निकालना है। लेकिन एलसीएम निकालने से पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में दूरी बता रखी है, यानी कि ये जो लेंथ है इसकी कि कितना वो तय करते हैं, टोटल वो कितना है 720 है, और इन्होंने चाल दे दी कितनी है 48 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर है। ठीक है, तो इनका समय भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और फिर वो किस समय आपस में मिलेंगे, तो वो समय जो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, समय निकालने के बाद तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए समय आप इसे T1 मान लीजिए, दूरी कितनी है 720, चाल कितनी है ब्रैकेट में आप इसे T1 मान लीजिए, चाल कितनी है पहले वाली 48 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब T2 कितना आ जाएगा, दूसरा समय कितना आ जाएगा, दूरी कितनी है 720, क्योंकि दूरी तो तीनों की सेम है, और चाल कितनी है दूसरी 60, तो कितना आ जाएगा 12। T3 कितना आ जाएगा, T3 की वैल्यू 720 और डिवाइड बाय कितनी है तीसरा 72। अब देखिए समय हमारे पास आ गया, T1 समय क्या था 15, तो पहला समय हमारे पास क्या था 15, दूसरा समय हमारा कितना है 12, तीसरा समय हमारा कितना है 10। तो अब ये तीनों का समय निकल गया हमारे पास। अब ये तीनों किस समय आपस में मिलेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इस समय का एलसीएम ले लेंगे। तो इस समय का जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए सम संख्या क्या है 12 और 10, तो 12 और 10 को 2 से करेंगे, 15 सम नहीं है विषम है, तो कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, वापस से 6 सम संख्या है तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 5 एज इट इज, ये 3 से क्योंकि तीनों विषम है, 3 5 15, 3 1 जा 3 और 5, अब वापस से 5 1 जा 5, 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जब हम साथ में निकालते हैं इन सब की आपस में गुना कर देते हैं, जब हम साथ में एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, तो आंसर कितना आएगा इसका 60 दिन बाद। तो यही इसका आंसर है, आप लिख दीजिएगा वे दोबारा 60 दिन बाद मिलेंगे। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 15 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमें। अब सबसे पहले तो आप बताइए मुझे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99999, ठीक है, ये होती है। अब क्वेश्चन में देखिए पूर्णतः विभाज्य है, मैंने अभी फिर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको वो नोट लिखवाया था। अगर आपने नहीं लिखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप वो नोट ज़रूर लिख लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अब हमें बताना है जो 24, 15 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। 24, 15 और 36 से पूर्णतः विभाज्य कैसे निकालेंगे? 5 अंकों की संख्या तो निकल गई, इन तीनों का हम क्या करेंगे, आपस में एलसीएम निकालेंगे। वो संख्या नहीं निकली, हमें ये पता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या ये होती है, लेकिन वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए, मतलब शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाए, वो हमें नहीं पता है, तो वो हम अब निकालेंगे। विभाज्य है तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है, तीनों को एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा, क्या, ठीक है, आंसर निकाल लिया। अब हमें वो संख्या बतानी है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, क्योंकि ये नहीं हमसे पूछा था कि कौन कि एलसीएम हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि वो संख्या बताइए 5 अंकों की। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमें दे रखी है उसे हम क्या कर देंगे, 360 से भाग दे देंगे। चलिए देते हैं, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, क्योंकि हमें 5 अंकों की संख्या पता है बड़ी, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, लेकिन ये कौन सी संख्या वो नहीं पता, तो उसे 360 से पहले भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा, 2 जा, ये आएगा 7, 20, कितना बचेगा 9, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे बचेगा 2। वापस से हम अगली डिजिट उतार लेंगे 9, तो कितने टाइम्स चलेगा, 7 जा पर चलेगा, कितना आ जाएगा 2520। अब वापस इसे घटा देंगे, 9 आएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो वापस से 9 उतार लेंगे, 7 पर चलेगा कितने टाइम्स, 2520 टाइम्स चलेगा। 9 कितना बचा, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2। तो देखिए रिमाइंडर अब जो बचा हमारा, अब ये जो रिमाइंडर बचता है जब हम 5 अंकों की संख्या निकालेंगे तो हम इस रिमाइंडर को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे तो हमारे पास वो संख्या निकल जाएगी। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, जो हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी वो क्या थी, 999 5 बार, और माइनस किसे करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचा उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो संख्या निकल जाएगी। जो अगर हम इन संख्याओं से 24, 15 और 36 से उस संख्या को डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल शून्य प्राप्त होगा हमें, यानी कि वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या आएगी, इसे माइनस करके जब हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 99720, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब आप सभी को अच्छे से एलसीएम एचसीएफ करने आ चुके होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो भी आपको, आप ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।